आपके सामने दिख रहा है एक पैम्पलेट। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी। KS कोचिंग क्लासेस 5th to 10th ऑल सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो आप यहाँ भेजने की कष्ट करें। और इसका देखिए B.Ed भी पढ़ना चाहे, DLED भी पढ़ना चाहे, ऑल सब्जेक्ट, उसको कुछ सलाह लेना हो, कुछ पढ़ना हो, 11-12 BA MA और कंपटीशन का भी, और MS संस्कृत, हिंदी और सोशियोलॉजी पढ़ सकता है। 18 साल का मेरा पढ़ाने का अनुभव है और मेरा नाम किरण सिंह है, जैसे आपको मालूम है। और ये है मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं आगरा में इस समय हूँ, सागंज आगरा, तो कोठी मीना बाज़ार के पास। तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप इसका सुनेंगे और मेरी हेल्प करेंगे। तो आज का लेसन देखिए व्याकरण में। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे आपको। आगे देखिए, अम्भ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने पाउंचरिम, ट्रेमीचर्यु ये पढ़ा चुके थे दोबारा, तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ की रचना की। पाउंचरी का पूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इनमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्माण प्राप्त करते हैं। अम्भ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी से हुए। इनकी 3 रचनाएं महापुराण, रयपुराण, चरिव जसहर चरिव, रयकुमार चरिव और जसहर चरिव, ये किनके हैं? पुष्पदंत के हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुलिस की परीक्षा भी होने वाली है, उसमें भी आएगा ये, और अदर कंपटीशन में भी आएगा, और GC नेट और JRF के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आगे, अम्भ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यवाणी की रचना की। अम्भ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों के अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी। अभी PGCET का पेपर होने वाला है, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिनमें विक्रमापुर के एक वियोगिनी की विरह कथा है। कनकामर मुनि ने करक उच्चरित अम्भ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अम्भ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अम्भ्रंश काल की कुछ रचनाएं: प्राकृत व्याकरण, जैन आचार्य हेमचंद, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, प्राकृत पैगम्बर, लक्ष्मीधर, राउरबेला, रोड़ा कवि, संदेश रासक अब्दुल रहमान, पाहुर दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन जिंदत सूरी, कीर्ति लतवा कीर्ति पताका, विद्यापति, शवकाचार्य देवसेन। अब देखिए आगे से, अम्भ्रंश एक पुरानी हिंदी का संबंध है। अम्भ्रंश एवं पुरानी हिंदी का संबंध, यानी इसमें कहना चाह रहा है कि अम्भ्रंश और पुरानी हिंदी का क्या संबंध है। अम्भ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, परंतु वर्ष 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हेमचंद ने उन्हें देसी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। अम्भ्रंश की ध्वनियों भी हिंदी के प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता के लक्ष्य पर महापंडित राहुल संस्कृतान और चंद सधर्माकुलेरी ने इस भाषा का पुरानी हिंदी के नाम पर से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग साहित्य के हिंदी का प्रयोग अधिकांश होने लगा। हिंदी ने अम्भ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थीं। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए
अभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त अभ्रंश कहलाई। अभ्रंश के कई उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी के इतिहास में प्रयुक्त किए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अभ्रंश भारतीय आर्य समाज की विकास की एक स्थिति माना। मगधी अभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषा का विकास हुआ। शौरसेनी अभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुए। मार्कंडेय और कुछ अन्य विद्वानों ने अभ्रंश के 3 प्रकार बताए, जिसमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की, बाचड़ से सिंध की और बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अभ्रंश और अवहट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ। तो किससे हिंदी का विकास हुआ? पुरानी हिंदी और अवहट्ट और अभ्रंश से। पुरानी हिंदी अर्थात अभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ। काव्य भाषा के रूप में अवधी उदय एवं विकास। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी कौन सी 3 बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा अवध क्षेत्र की भाषा है। इसका विकास अर्धमागधी अभ्रंश से माना जाता है। भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना और सुनीता कुमारी चटर्जी जैसे विद्वानों ने कौशली से ही अवधी के विकास को विकसित किया। भोलानाथ तिवारी ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अवधी कोई आज की भाषा नहीं है, बल्कि पाली कालीन रचना और अभिलेखों से ही अवधी का आरंभिक रूप दिखाई देता है। तो बहुत पुरानी बता रहे हैं अवधी है भोलानाथ तिवारी। ये पाली भाषा है जो अभिलेखों में दिखाई देता है। अवधी के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक विकास का प्रथम चरण, दूसरा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक विकास का द्वितीय चरण, तीसरा 1700 ईस्वी से आज तक का विकास का तीसरा आधुनिक चरण। अवधी के विकास का द्वितीय चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा एवं राम काव्यधारा का विकास हुआ। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद कृत चंद्रायन रचना काल 1379 सूफी व्याख्यानों में सबसे पहली रचना है। सूफी काव्यधारा के आरंभिक रचनाओं या रचनाकार। सूफी काव्यधारा के आरंभिक रचनाएं व रचनाकाल। कुतुम्बन, मृगावती। कुतुम्बन किसकी है? मृगावती। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। मंजन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, जायसी, पद्मावती। उत्तरावती चरण, चरण शेख, निसार, यूसुफ, जुलेखा, मीर कासिम, हंस जवाही, नूर मोहम्मद, इंद्रावती। कुतुम्बन, मृगावती, मंजन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, जायसी, पद्मावती। उत्तरवती चरण, चरण शेख, निसार, यूसुफ, चरण शेख, निसार, यूसुफ, जुलेबा, मीर कासिम, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, इंद्रावती। जायसी द्वारा रचित पद्मावत अवधी भाषा के श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हैं। जायसी सूफी कवियों की भाव अभिव्यक्ति के लिए अवधी को सहारते हैं, यथा तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेतियाद जही माह मरग प्रेम कर सर्वे सराय ताहि। तो आज तक यहीं तक
तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर एवं पढ़कर लाभ उठाएंगे। नमस्कार।